थी, तो उसको मारने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया किसके लिए, किसका, करंट का। तो एक चेयर बनाई गई थी, उस चेयर में उस क्रिमिनल को बिठाया गया और अल्टरनेटिंग करंट देके उसको जलाया गया। तो जो जेलर था उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उसके बाद कि मैंने इसको काट दिया होता या गोली मार दी होती तो अच्छा होता, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत मैंने कभी इसके पहले देखी नहीं। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एसी जनरेटर और डायनामो। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी चैप्टर देखा उस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी सर्किट्स डिजाइन की, सर्किट के बारे में सीखा, इंडक्टर सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अलग अलग मेथड से हम लोगों ने क्या निकालना सीखा बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोगों ने शॉर्टकट में बोला था ईएमएफ। क्लियर है। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग, आने वाला चैप्टर का ही नाम है एसी सर्किट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी एंड एसी। डीसी का मीनिंग है डायरेक्ट करंट, एसी का मीनिंग है अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम लोग यहां पे ईएमएफ तो डेवलप करेंगे, मतलब ही वोल्टेज डेवलप करेंगे, करंट डेवलप करेंगे, लेकिन इस करंट का जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। बात समझ में आई। तो अभी तक जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा वो कौन सा कंसेप्ट था, डायरेक्ट करंट। किसका कौन सा था, डायरेक्ट करंट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या था, वो क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट। और जब करंट की बात आती है तो करंट किससे डेवलप हुआ है, ईएमएफ से डेवलप हुआ। और ईएमएफ डेवलप होगा तभी जाके करंट डेवलप होगा। इसका मतलब ये कि यहां पे हम लोग पाथ को ब्रेक कर रहे हैं, पाथ ब्रेकिंग हमारा क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा। ठीक, तो इसके पहले बेटा जो हम लोगों ने सीखा क्या, ईएमएफ के कंसेप्ट। ईएमएफ में हम लोगों ने यूज किया बेटा, ईएमएफ डेवलप करने के लिए फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था फैराडे साहब ने, E इज इक्वल टू क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। इस फ्लक्स का मीनिंग होता है बेटा E इज इक्वल टू डी फाई के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई, डी बार डॉट ए बार। ये डॉट को अगर निकाल दिया जाए तो E की वैल्यू बनी थी अपनी डी बाई डी टी, इन ब्रैकेट हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। अब यहां पे इस तीन चीजों में से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और उसके बाद एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इन तीनों में से कोई भी एक चेंज कर लो टाइम के साथ तो आपकी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। जैसे कि बेटा हम लोगों ने देखा कि E इज इक्वल टू बी को निकालो, कॉस थीटा को निकालो, आपने क्या देखा बोलो बेटा, हाँ डी बी बाय डी टी। ऐसे भी करेंगे तो भी क्या होगा, सॉरी डी ए बाय डी टी, तो भी आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी, E इज इक्वल टू बोलो ए कॉस ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो टाइम के साथ तो भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। या फिर सबसे लास्ट वाली कंसेप्ट E इज इक्वल टू बोलो बेटा ए इंटू बी डी बाय डी टी कॉस थीटा। सर अब कॉस थीटा का विथ रिस्पेक्ट टाइम होगा क्या बेटा, याद रखना है थीटा की जगह पे आज हम लोग आगे जाके ओमेगा टी लिख सकते हैं। कैसे हम लिखेंगे, क्या देखें किस तरह से आएगा हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जिसमें हम लोगों ने एरिया को चेंज किया टाइम के साथ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, डीए बाय डी टी किया कहीं पे किया था अपन ने, कहां पे किया बोलो, अरे टाइम के साथ एरिया अगर चेंज होगा, बराबर है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, नहीं किया, एरिया को चेंज नहीं किया। अरे बेटा आपने एक लिया था फ्रेम में लिया था कंडक्टर को लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड वैसी थी, आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी वैसा ही था, लेकिन आपने क्या किया, एरिया चेंज किया। आपको याद होगा कॉइल इस तरह से, बराबर है, इसमें आप इसको लेके गए विथ वेलोसिटी v, तो आपका यहां पे इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला बना था E इज इक्वल टू बोलो बेटा बी एल वी, बराबर है। रोटेटिंग का कंसेप्ट आया तो E का फार्मूला बना था बोलो कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बेटा अगर डिस्क रहा तो यही फार्मूला E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बना था, बराबर है, इस तरह से। अरे याद है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को अपन चेंज करेंगे टाइम के साथ तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट आया था। तो बेटा E का फार्मूला क्या बना था, माइनस एल, हाँ बोलो डी आई बाय डी टी, या फिर अपना म्यूचुअल का कंसेप्ट आया माइनस एम डी आई बाय डी टी, यहां पे लगेगा सेकेंडरी, यहां पे लगेगा प्राइमरी। इस तरह के अलग अलग इंड्यूस ईएमएफ बनाने के फंडे हम लोगों ने देखे। उसी तरह से आज हम लोग इंड्यूस ईएमएफ बनाएंगे इस फंडे का इस्तेमाल करके। अब ये फंडा जो दिख रहा है, इस फंडे में हम लोगों ने क्या चेंज करना है टाइम के साथ, बोलो थीटा को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, क्या अभी तक कोई कंसेप्ट हम लोगों ने थीटा को चेंज किया था, बेटा नहीं किया था। किसको चेंज किया था, एरिया को चेंज किया टाइम के साथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था। यदि हम लोगों ने थीटा को चेंज किया टाइम के साथ तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ बनने के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स आप किसी भी मेथड से करिए, उससे कोई लेन देन नहीं है। बात समझ में आई।
ये कंसेप्ट समझ में आया? तो टाइम के साथ फ्लक्स चेंज करने के लिए यहां पे क्या चेंज करना है? थीटा। व्हाट इज द थीटा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का। और जब हम लोग टाइम के साथ थीटा चेंज करेंगे, मतलब ये वाला कंसेप्ट आ जाता है किसके अंदर? एसी जनरेटर के अंदर, और जिसकी डायग्राम आपके सामने यहां पे बना के रख दिया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो अब ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, डायग्राम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पहले ही आप इसको पढ़ के आए हो, बराबर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसका मतलब डीसी जनरेटर भी रहता है क्या? तो बेटा हां, डीसी जनरेटर रहता है। डीसी के क्या अलग अलग सोर्स है? तो याद रखना, डीसी जनरेटर भी होता है, और डीसी सोर्स के लिए आप अपनी बैटरी सेल इस्तेमाल कर सकते हो। बैटरी पता सबको, जो क्या करती है बैटरी? बोलो बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन एसी जनरेटर, जब एसी करंट चाहिए होता है, ये किससे किसका कन्वर्ट करता है? बोलो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एसी जनरेटर? ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी, किसकी? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी किसमें बेटा? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई? तो सर ये एसी का फंडा अपने को क्यों पढ़ना पड़ता है, और एसी इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखना। तो बेटा 1880 की बात थी आसपास में, ठीक है। सबसे बड़े वहां पे बिजनेसमैन थे, कहां पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जिसका नाम था, आपको सबको याद होगा, मतलब पता होगा, जिनका नाम था एडिसन। बहुत बड़े इन्वेंटर थे, हजारों के ऊपर उनके ऊपर पेटेंट उनके पास था, सबसे बढ़िया चीज, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो कि वो इन्वेंटर से बड़े नामी बिजनेसमैन बोल सकते हो। जैसे कि आज के तारीख में हम लोग बोल सकते हैं एलॉन मस्क, बराबर है? जितने बड़े वो इन्वेंटर है, उससे बड़े वो बिजनेसमैन है। अगर छोटा सा भी इन्वेंशन होगा तो उसको कैसे वो रिप्रेजेंट करे और कैसे पैसे कमाया जाए, ये एलन मस्क से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बात समझ में आई? तो सिलिकॉन वैली में ऐसा होता है कि मान के चलो किसी एप्पल को कुछ अलग फीचर लगने वाला है, जैसे कि मान के चलो अपने पास पहले कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले क्या बोलते उसको, थंब लगाते और अपना लॉक ओपन हो जाता है, क्या बोलते उसको? बायोमेट्रिक ना। तो बायोमेट्रिक का जो इंप्रेशन का था कंसेप्ट, बराबर था, तो आप पहले फोन में नहीं था, तो बाद में धीरे धीरे आने लगा। तो सिलिकॉन वैली में, मतलब अमेरिका में, ऐसा होता है कि कोई भी एक मान के चलो छोटे छोटे कंपनीज है वहां पे, तो किसी ने कुछ बना लिया नया इन्वेंशन की, मोबाइल के इसके स्क्रीन के ऊपर अगर आपने थंब बना लिया, उसको थंब प्रिंट कर लिया, तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा। तो बड़ी कोई कंपनी आ जाएंगी, जैसे कि वन प्लस आ जाएगा, जैसे कि ओप्पो आ जाएगा, उसी रेस पे कौन आ जाएगा? एप्पल आ जाएगा, और वो परचेस कर लेगा। वो बोलेगा कंपनी को, बेटा कि तू ये मेरे को बेच दे और ये मेरे नाम पे हो जाएगा, और ये पेटेंट भी हम लोग ले लेंगे। तू कितना बोलता है? तू 10 करोड़ बोलता है, मैं तेरे को 20 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। तीसरी कंपनी आ जाएंगे एप्पल, उसके पास बहुत ताकत है, वो बोलेंगे मैं 50 करोड़ देने को तैयार हूं। तो जिसके पास से ज्यादा फायदा हो जाएगा वो उसको बेच देता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और इसको क्या चाहिए? उसके राइट्स चाहिए कि ये हमारी कंपनी ने बनाया। बात समझ में आई? तो उसी तरह से एडिसन साहब जो अलग अलग इन्वेंशन बनते थे वो अपने नाम पे कर लेते थे। कुछ इन्वेंशन उनके खुद के कंपनी के थे, ठीक है, और कुछ वो परचेस किया करते थे। तो उनके उस जमाने में उन्होंने एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे लोगों को दिखा दिया कि हम लोग क्या तैयार करने वाले हैं, क्या लाने वाले अपने न्यूयॉर्क सिटी में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपके सामने डीसी करंट लाएंगे, और जो आपको मैंने जो बल्ब दिखाया, और उस समय जो बल्ब अपना होता है ना, सूर्य बल्ब, तो किसका देन है? एडिसन साहब की कंपनी ने बनाया था, ठीक। तो वो बल्ब जो था वो डीसी पे चलता था, तो ग्लो होने वाली, तो उसके पहले कहा कैंडल में सब कुछ चलता था कार्यक्रम। तो डीसी वाला सोर्स ला लिए और बड़े बड़े इन्वेंशंस कर लिए, बराबर है। लेकिन उसकी दिक्कत थी बेटा, कंपनी से, जहां पे वो कंपनी ने जब वो पावर स्टेशन बनाया, पावर जनरेशन का सिस्टम बनाया, वहां से लगभग 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक वो एनर्जी ट्रैवल कर सकती थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट कहां तक जा सकती थी? 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक। तो हर 3-3, 4-4 किलोमीटर के अंतराल में उन्होंने क्या बनाया? पावर स्टेशन बनाया, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितना लगा होगा? बहुत इन्वेस्टमेंट लगा। लेकिन एक ऑस्ट्रिया पे जन्मे हुए एक बड़े ब्रिलियंट साइंटिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ब्रिलियंट पर्सन बोलेंगे, एक बॉय बोलेंगे, वो आए 1885 में, 1884 में, और एडिसन के पास चले गए काम मांगने के लिए। उन्होंने काम दिया उनको इंप्रेस करने के लिए, कुछ तो एक जहाज पे कुछ एक मशीन खराब होगी, तो वो चले गए, उसको सुधार के लेके आए। तो बड़ी से एडिसन बहुत इंप्रेस हो गए, किससे? टेस्ला से। तो टेस्ला जो थे, टेस्ला ने इंप्रेस कर दिया। तो एडिसन साहब बोले तेरे को मैं काम देता हूं, कुछ बढ़िया से काम करके दिखा। तो उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ पढ़ के रखा था, किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फैराडेज का लॉ उन्होंने सीखा था अच्छे से, ओइस्टेड का कंसेप्ट सीखा था। ओइस्टेड पहले तो सबसे बड़े साइंटिस्ट किसके थे? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा था, और उन्होंने सोचा कि ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, कहा किसका? डीसी का, कि डीसी का
विस्तार कहां तक हो सकता है, 2 से लेकर 3 किलोमीटर के ऊपर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कंसेप्ट लाया किसका, एसी का। जो अल्टरनेटिंग करंट है ये बहुत लंबे दूरी तक वो ट्रैवल कर सकता है। आज के तारीख में देखिए अपन जहां पे खड़े हैं वहां से लेके पावर स्टेशन बहुत लंबे दूरी पे है, आसपास में 80 से लेके 90 किलोमीटर के दूर पे। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कहां पे आ रही है, एमएसईबी में आ रही है। वहां से लेके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किससे, ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और हमको यहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, ये हुआ पॉसिबल एसी के वजह से। तो एसी इसके लिए पढ़ना जरूरी है बेटा, क्योंकि आपका डीसी आज के तारीख में हम लोग सिर्फ किसके लिए देखते हैं, जो डीसी अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका मोबाइल, जहां पे आप अपने सेल के माध्यम से, मतलब उसका अंदर जो बैटरी लगाई गई है लिथियम की, उसके आधार पे चलता है, ये सिर्फ डीसी का सोर्स है। बाकी अगर आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखें, ये सारे किस पे चलते हैं, एसी सोर्स पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे कि आपका ट्यूबलाइट, जैसे कि आपका बल्ब, जैसे कि आपकी एसी, जैसे कि आपका कौन फैन, जैसे कि आपका मोटर, ये सारे किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सारे के सारे चलते किस पे, एसी पे। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि आपका मोबाइल, जैसे कि आपकी टीवी, जहां पे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो किस पे चलते हैं, डीसी पे। बात समझ में आई। तो उस समय सिर्फ आपको एसी से लेकर डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता। तो एसी का इतना बड़ा एडवांटेज है कि बड़े बड़े चीजें बहुत लंबी दूरी तक हम उसको ट्रैवल। तो उन्होंने रखा किसने, टेस्ला साहब ने, किसके सामने, एडिसन साहब के। लेकिन टेस्ला ने जब रखा यह सिद्धांत कि मैं एक ऐसा जनरेटर बनाना चाहता हूं, मेरे पास कंसेप्ट है, मेरे पास वो पूरा डायग्राम है जो मेरे दिमाग से पूरा निकाल के मैंने कागज पे रखा है, उन्होंने दिखाया। एडिसन साहब ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा बताओ, क्यों? एडिसन इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि उनको पसंद नहीं आया होगा, पहली चीज। और इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि उनको यह समझ में ना आए कि डीसी से एसी बेहतर है। क्यों नहीं बोला होगा उन्होंने? पहली तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ईगो। ये मेरे से छोटा बंदा, ये मेरे को क्या ज्ञान सिखाएगा। तो याद रखना, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आपसे छोटा अगर आदमी हो, सुनना सीखो पहले। तो हो सकता है उसको कुछ ऐसा पता हो जो आपको पता ही ना हो, और जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नया बताना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, तब जाके आपका ज्ञान बढ़ता है और आपका फायदा होता है। तो उनका ईगो जो था वो बीच में आ गया, पहले तो वो हो सकता है। दूसरी चीज, बहुत बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगा दिया था किसके ऊपर, अपने जनरेटर्स के ऊपर, पावर स्टेशन के ऊपर, जहां जहां पे 3-3, 4-4 किलोमीटर में वहां पे उन्होंने बनाया। और विदेश में भी उन्होंने क्या किया, पेरिस वेरिस में उन्होंने पावर स्टेशन खोल रखे थे, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग गया। तो इसके वजह से उनको यह भी डर था कि अगर मान के चलो मैंने एसी को क्या किया, लॉन्च कर दिया इसके माध्यम से, तो क्या होगा, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। फिर टेस्ला निकले बाहर, और टेस्ला ने अपनी खुद की छोटी सी टेस्ला पावर जनरेशन की कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश कर, उनको फंडिंग मिली, बाहर से पैसा आया। और टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता, सबको पता है, कहीं ना कहीं से फुट के बाहर निकलता ही है। तो टेस्ला साहब ने जो था अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश की, और बाद में इतनी फंडिंग आ गई उनको कि धीरे धीरे टेस्ला की कंपनी ऊपर चढ़ने लगी, और एडिसन साहब की कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल हो गई। और आज इतिहास जानता है। बस ये बात अलग है कि एडिसन साहब बिल्कुल पक्के बिजनेसमैन थे, और टेस्ला जो थे पक्के इन्वेंटर थे। तो सदी का सबसे बड़ा इन्वेंटर बोला जाता है किसको, टेस्ला साहब को। जो आज अपन अगर वैसे भी बोलते, कुछ कुछ यूट्यूबर आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि टेस्ला साहब अगर 10-15 साल और रहते तो बिना वायर की इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाती, मतलब पावरलेस इलेक्ट्रिसिटी। इतना बड़ा उन्होंने काम किया था, इसके ऊपर भी बहुत सारा उनको फंडिंग मिली थी, इसके रिसर्च के ऊपर वगैरह। तो वो बात अलग है, अपन वो नहीं जानना चाहते, ठीक है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन कौन से फॉर्म में, एसी के फॉर्म में कैसे बनाया जाए, और यही हमारा कंसेप्ट रहेगा कौन सा, दैट इज एसी जनरेटर। तो यहां पे पहले तो समझ लीजिए, आपको कंसेप्ट समझ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी जनरेटर बेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एसी फॉर्म, इन दी अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म के फॉर्म में लाएगा, ये रहेगा एसी जनरेटर। ये डेफिनेशन समझ में आई। अब उसका आता है बात बेटा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के आधार पर यह काम करता है। तो बेटा प्रिंसिपल कौन सा होता है इसका, यही होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, ये प्रिंसिपल आपके फैराडे के 2 लॉ बताता है, बराबर है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने हिसाब से आपका फ्लक्स चेंज होगा, उस हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। यही है आपका प्रिंसिपल किसका, एसी जनरेटर का। उसके बाद आता है बेटा का इसका कंस्ट्रक्शन। क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, कॉइल यहां पे ये बेसिक लेवल पे है, लेकिन जब आप रियलिटी में एसी जनरेटर देखते हो तो आपको बड़ा सा गोला नजर आता है। तो पूरा गोल 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 मैग्नेट होता है, और सभी में इस तरह के कॉइल्स होते हैं बेटा। ये एक कॉइल,
ये सेकंड कॉइल, ये थर्ड कॉइल, ये फोर्थ कॉइल, ये सिक्स्थ कॉइल, इस तरह से कॉइल्स होते हैं क्योंकि उसकी इफिशियंसी बढ़ाई जाए। तो रियलिटी में जब एसी जनरेटर देखते हो इस तरह का दिखाई नहीं देता, ऐसे अपने पढ़ने के काम पे है। तो याद रखना है ये एसी जनरेटर में ये जो आपको कॉइल दिख रही है इसका नाम अपन ने एबीसीडी दिखा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 10th में सीखा ना आपने, आर्मेचर बोलते हैं इसको, बराबर है। व्हाट इज दिस, एबीसीडी इज नथिंग बट आर्मेचर। इसके दो एंड देखिए, यहां पे एक रिंग है बेटा, इस रिंग का नाम है क्या, R1, और यहां से ये जो दूसरा एंड है इसके अंदर से डाल के इस रिंग को जोड़ा गया है, मतलब ये जो एंड है इस रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये रिंग जैसे जैसे आपकी कॉइल घूमेगी उसके साथ ये रिंग भी गोल घूमेंगे, R1 और R2। लेकिन याद रखना ये डायरेक्टली किसके साथ, ये रजिस्टर के साथ अगर जोड़ दिए गए होते, कौन, ये रिंग्स के साथ ये वायर, तो यहां पे जैसे आपकी एक रोटेशन हो जाता तो ये आपका कनेक्शन टूट जाता। जिसके लिए टूटे ना कनेक्शन, इसलिए हम लोगों ने यहां पे B1 और B2 क्या लगाया, ब्रशेस लगाए। ये कार्बन ब्रशेस बोले जाते हैं बेटा। ये क्या करता है, ये R1 से इलेक्ट्रिसिटी लेता है, R2 से भी B2 लेगा, और इलेक्ट्रिसिटी किसको देगा, RL को देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RL, दैट इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस। यहां पे वो आपका फैन, आपका लाइट, आपका चार्जिंग सॉकेट, सारे कुछ यहां पे हम लोग लगाएंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़े देखेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है कौन, ये कॉइल के साथ, तो ये पूरा क्या रहा, एसी जनरेटर, क्या ये जनरेटर, ठीक है। इस जनरेटर के कॉइल के साथ इस तरह से अपन कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, यहां पे लगाएंगे हम लोग इस तरह के कांटे, फैन लगाएंगे बेटा, ठीक। अब ये जो फैन है, ये फैन क्या हो सकता है, प्रोपेलर हो सकता है। ये प्रोपेलर कहां पे लगाएंगे, जहां पे आपका बहुत ज्यादा हवा आती होंगी, बराबर है ना। तो जहां पे हवा आती है वहां पे अगर ये फैन लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, विंड पावर जनरेशन। जहां से पानी हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके वहां से डायरेक्टली क्या करेंगे, डालेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, बराबर। तो ये गोल घूमेगा, तो आपकी कौन सी एनर्जी खर्चा, किससे एनर्जी, कौन सी एनर्जी किसमें खर्चा हो रही है, पहले तो मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पानी है, उसको अपन ने क्या किया, दरवाजा खोला, किसके ऊपर डाला, प्रोपेलर के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया, काइनेटिक का किसमें हो गया, मैकेनिकल का किसमें हो गया, इलेक्ट्रिकल। समझ में आ रही बात। हो सकता है हम लोगों ने कोयला जमा किया, कोयले को क्या किया, आग लगाई, और उस आग से क्या किया, पानी को गर्म किया। पानी से क्या निकलती है, भाप, और भाप में होते जो छोटे छोटे भाप के मॉलिक्यूल्स होते उसके पास वो इतने जोर से क्या करते हैं, मूव, तो उस मूव मोशन की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। तो पूरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, गोल घूमेगा। तो आपकी क्या होगी, काइनेटिक से किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल से किस में हो गई, इलेक्ट्रिकल। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये कंसेप्ट है किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन, अलग अलग पावर स्टेशन है, और हम लोगों ने इस तरह से कर लिए। अब देखो जनरेशन किस तरह से होता है, वर्किंग देखिए बेटा। वर्किंग में क्या होता है, मान के चलो जब ये गोल घूमेगा, इसको थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूं। मान के चलो इसको अपन ऐसे गोल घुमा रहे हैं, जब ऐसे गोल घुमाएंगे बेटा तो ये वाला टर्मिनल इधर जाएगा और ये वाला टर्मिनल इधर आएगा, इस तरह से फोर्स लगेगा, बराबर। इस तरह से गोल घूमेगा ना, अरे गोल घूमेगा नहीं घूमेगा, गोल घूमेगा। अब मुझे बताइए गोल घूमेगा तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आपका टर्म दिख रहा है ये वाला, जिसका लेंथ कितना बेटा, ए बी इतना, ये रही वेलोसिटी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल। तो बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और ये नेगेटिव, तो आपका करंट जाएगा इधर, इस तरह से, यहां से गए इधर और इधर से इधर आ रहा है। इसका नाम देता है बेटा एक्स और वाई। अब आपका करंट जा रहा है बेटा किधर से किधर, एक्स से लेके वाई की तरफ, एक्स से लेके वाई की तरफ, ठीक। अब ये गोल घूमते घूमते कैसे हो गया, पूरा कॉइल इस तरह से हो गया, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से ये गोल घूमेगा। अब ये वाली साइड यहां पे कौन आ गया बेटा, बोलो, डी आ गया, और यहां पे कौन आ गया, सी, और यहां पे कौन आ गया, कौन, बी, और यहां पे कौन आ गया, ए। ये समझ में आई बात, ठीक। अब डी का कनेक्शन किसके साथ है, यहां पे मैं निकाल के डायरेक्टली किसके साथ लगाऊंगा, ये देखो R2 पे है ना, ये ऐसे, इधर था ना ये टर्मिनल, यहां पे आ गया, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए बेटा यहां पे किस तरह से करंट जाएगा, देखो सीडी में पहले, सीडी इधर था ना, करंट किधर जा रहा था, ऐसे गोल घूम के करंट ऐसे जा रहा था। तो सीडी में देखो करंट कहां से कहां पे जा रहा था, बोलो, करंट कहां से, डी से लेके सी की तरफ। अब देखो अभी भी ऐसा गोल घूमेगा ना कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर इधर जा रहा है, नीचे कौन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो बेटा अब देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, सी से डी, पहले कहां पे जा रहा था, डी से सी। तो बेटा करंट ऐसे जाएगा और इधर से इस तरह से आएगा। अब मुझे बताइए करंट पहले कैसे जा रहा था, एक्स से लेके वाई, अब किधर से किधर जा रहा है, वाई से लेके एक्स। तो हमने क्या करवाया, करंट की डायरेक्शन चेंज की। तो एक बात समझ में आई होगी कि आपका करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अल्टरनेटली कर रहा है।
हाँ सर, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोले? तो बेटा ना। और एक चेंज है इसमें होने वाला, कौन सा चेंज देखिए, तो ये रहेगा चेंज किसकी वजह से? तो हमने सीखा बेटा ई की वैल्यू होती है क्या? माइनस डी फाई बाय डी टी, बराबर। अब यहां पे देखिए बेटा, मैंने लिखना है माइनस डी बाई डी टी, इन ब्रैकेट फाई के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? बी ए कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज द थीटा? एंगल इन बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? एक चीज, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। तो थीटा देखो उधर रख के टी को लेके गए तो क्या बना? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और हमको याद है बेटा, हम लोगों ने वेव्स ऑप्टिक्स, उसके बाद ऑसिलेशन वेव में भी यही हम लोग ने इस्तेमाल किया, कौन सा? ओमेगा टी, बराबर। क्या मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज किया है? क्या मैंने मैग्नेट को ऐसे ऐसे किया है? बेटा इसका मतलब बी हमारा कैसा है? बेटा आपका क्या एरिया चेंज होगा कभी भी? बेटा इसमें देखो, ये कंसेप्ट हम लोगों ने एरिया चेंज किया था, ये वाले कंसेप्ट में, यहां से लेके हम लोग इसको लेके गए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी एरिया था वो चेंज हो रहा था टाइम के साथ। अरे हाँ या ना? तो बेटा मुझे बताइए, एरिया भी कैसा है? कांस्टेंट। जो चीजें कांस्टेंट बेटा उसको क्या निकालते हैं हम लोग बाहर? तो बेटा बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब बताओ इसका डिफरेंशिएट करो, बोलो। माइनस बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा की जगह पे हो सकता है 4 इंटू टी, कंपोजिट फंक्शन है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से क्या बनेगा? तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? तो बेटा क्या बनेगा? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बना आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अंदर? कॉइल के अंदर। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए फिर से एक बार बोलो। ई का फार्मूला बना, बोलो, बी ए ओमेगा, सॉरी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां तक समझ में आया? बेटा हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो? एन नंबर ऑफ टर्न। तो हम लोगों ने क्या लिखना है? एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि एक ही थोड़ी टर्न रहेगा वहां पे, बराबर है। तो ये रहा आपका फार्मूला किसका? इंड्यूस ईएमएफ का। इसलिए मैंने पहले लिख के दिया, हर कंसेप्ट में आपका इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला कैसा कैसा होगा, अलग अलग होगा। मतलब एक ही रहने वाला, कौन सा? सिर्फ आपके पास क्या बने? इंड्यूस ईएमएफ बने। लेकिन सभी में जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा कुछ वो अलग दिखाता है। और यहां पे एक नया टर्म आया बेटा, कौन सा? साइन ओमेगा टी। क्या आ रहा है? साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का मीनिंग होता है थीटा। अब इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं बेटा, E इज इक्वल टू एन ए बी। ओमेगा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 पाई एफ। अरे बेटा हम लोगों ने क्या सीखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ, पता है ना फॉर्मूला? तो इंटू साइन ओमेगा टी, यहां पे भी 2 पाई एफ इंटू टी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो इस फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? E इज इक्वल टू एन बी 2 पाई एफ। इसका मतलब यह भी बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की। जिस हिसाब से आपका कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ये एफ। कुछ कुछ बुक्स में एफ की जगह पे एन भी लिखा होता है। बात समझ में आई? सर इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करे बनाएगी? बेटा इसका मतलब ये कि हम लोगों ने 10वीं के साइंस के बुक में कहीं पे जाके पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया में जो कॉइल की गोल घूमने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हाँ, तो क्या है फ्रीक्वेंसी? अमेरिका में होती कितनी? 60 हर्ट्ज। इंडिया में कितनी है? बात समझ में आई? तो वो है फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये रही फ्रीक्वेंसी बेटा। अब इसमें देखो, क्या मेरा एन वेरिएबल है या कांस्टेंट रहेगा हमेशा के लिए? बोलते चलो हाँ या ना में जवाब दीजिए। एन कांस्टेंट है बेटा, बी कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है? एरिया, क्या फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज करनी है बेटा? वो हमेशा कैसे रहेगी? 2 पाई हमारा क्या है? तो पूरा टर्म क्या रहेगा ये? या फिर ओमेगा पकड़ लीजिए। ओमेगा इज व्हाट? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। गोल घूमने की कांस्टेंट रखनी है हमको, तो सारी चीज अब कांस्टेंट रहेगी। तो इसको मैं नाम दूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट। क्या नाम दिया मैंने? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नॉट? ई नॉट मतलब होगा दैट इज पीक ईएमएफ, जो भी सबसे ज्यादा बनेगा वो ईएमएफ रहेगा। बात समझ में आई? तो ई नॉट की वैल्यू कितनी रही? दैट इज एन ए बी ओमेगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? या फिर 2 पाई एफ भी लिख सकते हो ओमेगा की जगह। समझ में आया? क्लियर हो गया? इससे हम लोग क्या निकाल सकते बेटा? बोलो करंट। बेटा करंट का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V बाय आर। V की जगह पे क्या लिखूंगा? E बाय, बेटा E मतलब कौन? E नॉट साइन, E नॉट साइन ओमेगा टी। नीचे कौन है? R। बेटा E नॉट बाय आर क्या है? I नॉट।
ईएमएफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज व्हाट, आई नॉट, बराबर है, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो ये कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन सा ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये कौन है, अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन है, अल्टरनेटिंग, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है इस रूम में। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कुछ दिक्कत है बेटा? ठीक, अब देखो सुन लो, मैंने क्या बोला था एक चीज, सिर्फ सर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होने वाला। कैसे, देखिए यहां पे था ना अपन, ठीक है ना, यहां पे थे ना। अब ये फार्मूले के हिसाब से वो निकालेंगे कौन सी चीज और है जो टाइम के साथ चेंज होगी। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये रहा एरिया किसका, कॉइल का। एरिया के साथ एरिया वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलर। फिलहाल कॉइल ऐसी है बेटा, फिलहाल कॉइल कैसी है, ऐसी, ऐसी पकड़ के चलिए, या ऐसी पकड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा है अपना एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल है, कितने का एंगल है बेटा? जब जीरो एंगल हो तो मुझे बताइए, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं इस तरह से, बोलो एंगल जब कितना हो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री। इसके बाद कितना लाएंगे, 90 डिग्री। इसके बाद कितना लाएंगे, 180 डिग्री। उसके बाद 360 डिग्री। फिर से कितने पे जाएगा, 0 में जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ई बताना मेरे को, ई कितना बनेगा, फटाफट बोलते चलो। हां, एंगल कितना रखा, एंगल कितना रखा हम लोगों ने, 0। तो मुझे बताइए यहां पे वैल्यू कितनी डालोगे, ओमेगा टी के, मतलब ओमेगा टी इज व्हाट, थीटा। थीटा के जगह पे 0 डालेंगे, साइन 0, 0 इंटू ई नॉट, तो कितना बना, बात समझ में आई। तो यहां पे मैं लिखता हूं करंट, करंट की भी वैल्यू कितनी, बात समझ में आई बेटा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 इस कॉइल को ऐसे गोल घुमा रहे, कुछ एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री करके 90 डिग्री पे लाए। बोलो साइन 90, 1 इंटू ई नॉट इज कितना बना, प्लस ई नॉट, बराबर है। चलो उसके बाद फिर आपका कॉइल गोल घूमते घूमते ऐसे बन गया, एंगल कितना है, 180 डिग्री। बोलो साइन 180, 0, 0 इंटू ई नॉट 0। उसके बाद 270 डिग्री, आपका कॉइल गोल घूमते 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 ऐसे हो गया, बराबर है। कितना बनता है, साइन 270 इज -1, -1 इंटू ई नॉट, माइनस ई नॉट। फिर से 360 डिग्री जगह पे आ गया, कितना बेटा, करंट भी उसी हिसाब से चेंज होगा, उसमें भी साइन लगा है, कॉस तो लगा नहीं है। इसका मतलब ये, तो यहां पे कितना बने, प्लस आई नॉट 0, और ये प्लस, बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने ग्राफ निकालना शुरू कर दिया बेटा, यहां पे ये मैं निकालूंगा ईएमएफ का ग्राफ, दैट इज प्लस ई नॉट, और ये 0, यहां पे लिखा मैंने 0, सॉरी, माइनस ई नॉट। अब बोलो कितना बनेगा, 90 डिग्री ये, 180 डिग्री ये, 270 डिग्री ये, 360 डिग्री। फटाफट बोलते चलिए आप, आपकी क्या होगा। हाँ बोलो, 0 पे कितना एंगल है, 0, 90 पे कितना बन रहा है, तो इसका मतलब देखिए आपका ई नॉट, ये मान के चलो ई नॉट की वैल्यू है आसपास में 200 वोल्ट। सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी बनने वाली है, 200 वोल्ट, या फिर 240 मान के चलिए। लेकिन हर समय में जैसे जैसे कॉइल ने गोल घूमना शुरू किया, गोल घूमना शुरू किया, गोल घूमना शुरू किया, उस हिसाब से बोलिए पहले कितना बना, 50, 60, 100, 150, 200, फिर 240। तो आपकी करंट भी वैसे ही चेंज हो रही है जैसे वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या चेंज हो रहा है, किसका, वोल्टेज का और करंट का भी। फिर आपका कितने पे लेके आए, 180 पे, 180 पे कितने पे चला गया, 0 पे। बताइए बेटा 270 पे क्या हो गया, माइनस, देखो माइनस, फेज चेंज हो गया, फिर क्या बना, 0। तो ये कौन सी वेव बनी, सिनोसाइडल वेव। क्या बनी, सेम करंट का भी वैसे रहेगा। मान के चलो 240 के समय 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो 10 क्या रहा आपका मैक्सिमम करंट। तो करंट भी क्या करेगा, इस तरह से कुछ जाएगा बेटा, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा घटेगा। सर ये क्या है, पॉजिटिव। एक्स से लेके वाई के तरफ, इधर देखो, इधर बेटा फोकस करना, एक्स से लेके वाई के तरफ मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और वाई से लेके एक्स की तरफ क्या है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन मतलब ये पॉजिटिव रहा, ये कौन रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत। साथ में साथ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, क्या चेंज हो रहा है, दोनों भी, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो सर करंट 0 भी बनता है क्या, हां सर, करंट 0 भी बनता है क्या, हां सर, वोल्टेज 0 भी बनता है क्या, हां। तो मैक्सिमम हो रहा, मिनिमम हो रहा, मैक्सिमम हो रहा, मिनिमम हो रहा। इसका मतलब सर एक साइकिल में कितने वेव बन रही है, एक वेव बन रही है। ऐसे एक सेकंड में आपका कितने बार रोटेशन करना चाहिए इंडिया में, 50 टाइम्स। कौन,
आपका कॉइल। सर इसका मतलब 50 टाइम्स रोटेट करने के बाद 50 बार आपका करंट कितने पे आ रहा है? जीरो पे। वोल्टेज कितने बार हो रहा है? 50 टाइम कितने बार हो रहा है? 50 टाइम्स नहीं, 100 टाइम जीरो बार होना है। करंट कितने टाइम से बनेगा? 100 टाइम जीरो पे आएगा और 100 टाइम वोल्टेज भी जीरो पे आएगा। इसका मतलब सर जो हमारा फैन हमारी लाइट समझ रहे हो, ये 50 टाइम्स क्या करती है? बंद चालू होती है, कम या ज्यादा होती है। अरे होती है या नहीं होती? फिर हमको दिखाई तो नहीं दे रहा, तो ग्लो कर रहा है सर, फैन तो गोल घूम रहा है। बेटा अगर मैं आपको अगर ऐसे करूं, दिख रहा है फैन, ये अपनी पेन दिख रही है, तो आपको अगर मैं इतने जोर से करूं इस तरह से, तो आपको उसी समय ये पेन यहां पे भी दिख रही है, यहां पे भी दिख रही है। तो क्या आप बाइफरकेट कर पा रहे हो? उसी समय उसी तरह अगर आपका लाइट 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू होगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अब 60 एफपीएस पे, जैसा मेरा वीडियो जो अभी वीडियो लेक्चर अपना शूट हो रहा है, कितने एफपीएस पे? 60 एफपीएस मतलब फ्रेम पर सेकंड। 1 सेकंड में वो कितनी बार इमेज कैप्चर कर रहा है मेरी? 50 टाइम्स। तो अगर आप अच्छे से देखो यूट्यूब पे जाके, यही लेक्चर जो अभी चालू है, आपको हल्का सा ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स जाते हुए दिखेंगे, वो कैप्चर करता है। बात समझ में आई? तो क्योंकि वो 60 टाइम्स कर रहा है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्लियर है? तो आप बाइफरकेट भी नहीं कर पाओगे और आपका कंटिन्यूअसली क्या होगा, लाइट फैन हो या कुछ भी चीजें हो, ये क्या करेंगी? चलती रहेंगी। और अल्टरनेटिंग, आपने जो करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाया, ये क्या हो सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करेगा? कैरी करके आप उसको भेज सकते हो। इसका मतलब ट्रांसमिशन जो है एसी के वजह से क्या हो गया? इजी हो गया। डीसी को हम लोग क्या नहीं कर सकते। तो उस समय उनको डिफेम करने के लिए, किनको? टेस्ला साहब को डिफेम करने के लिए एडिसन साहब ने एक तरकीब लड़ाई थी कि उन्होंने कुछ सेटिंग लगा के एक क्या बोलते हो, एक बहुत बड़ा गुनहगार था उस समय, मतलब एक क्रिमिनल था, उसको मारने की नई तरकीब उन्होंने निकाली थी। तो उसको मारने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया किसके लिए? किसका? करंट का। तो एक चेयर बनाई गई थी, उस चेयर में उस क्रिमिनल को बिठाया गया और अल्टरनेटिंग करंट देके उसको जलाया गया। तो जो जेलर था उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उसके बाद कि मैंने इसको काट दिया होता या गोली मार दी होती तो अच्छा होता, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत मैंने कभी इसके पहले देखी नहीं है। तो उन्होंने फिर न्यूज में यह दिया कि अल्टरनेटिंग करंट इतनी डेंजरस है कि इससे नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसको इसी तरह से पोर्ट्रेट कर दिया गया था इस चीज को। तो एडिसन साहब, मैंने बोला पहले अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, लेकिन यह चीज उनको नेगेटिव की तरफ लेके गई, नेगेटिविटी की तरफ लेके गई, जिसकी वजह से उनका खुद का ही नुकसान हुआ। बात समझ में आई? तो एसी को बदनाम करने के लिए डीसी वालों ने इस तरह से कि बाद में कुछ क्या हो गया कि एडिसन साहब के उनके ही कंपनी से कुछ डायरेक्टर्स, बाकी के लोग होते हैं फाउंडिंग मेंबर और बाकी के डायरेक्टर्स, उन लोगों ने उनको निकाल दिया खुद के कंपनी से, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। क्योंकि सिर्फ एसी के ऊपर, मतलब खुद के ईगो के लिए बाकी के काम छोड़ के उसी चीज पे लगे थे। बात समझ में? तो ये आपको सिखाता है कि जिंदगी में क्या करना है। अगर कुछ अच्छी नई चीज दिखे तो उसको एडॉप्ट करना सीखे, ना कि उसको ज्यादा अपोज करो। जितना ज्यादा अच्छी चीजों को आप अपोज करोगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी। अगर किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंक दिया, अब उसको अपोज करने से बेहतर उसको कैच पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में आप लेके जाइए। इसका मतलब ये, तो आपको क्या लगेगा? झटका कम लगेगा। यही आपको बताता है कौन सा? न्यूटन्स का लॉ। कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड लॉ बोल सकते हैं, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप समझना पड़ेगा कि आपको क्या सही है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से आपको खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। और याद रखना दूसरी चीज, टाइलेंट को कभी क्या नहीं होती है, कोई नहीं दबा सकता। टाइलेंट आपका ऊपर उभर के ऊपर आएगा। बात समझ में आई? तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? A circular coil of area 300 centimeter square and 25 turns rotates about its vertical diameter with an angular speed of 40 per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. Obtain the maximum voltage induced in the coil. तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज मतलब मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू निकालना, दैट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। तो हमने एक फार्मूला देखा बेटा, कौन सा? दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ई नॉट के अंदर क्या था? सो ई इज इक्वल टू व्हाट इज द ई नॉट? दैट इज पीक ईएमएफ या फिर पीक वोल्टेज, दैट इज एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये होता है कि ई नॉट की वैल्यू बनी आपकी एन ए बी ओमेगा। इसमें देखो नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू पुटअप करो, कितना दिया है बेटा? हाँ बोलो, दैट इज हाउ मच? 25 इंटू एरिया कितना दिया बोलो? एरिया इज हाउ मच? हाँ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना? 10 to the power -4
बराबर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एरिया दिया, उसके बाद क्या दिया है, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितने बेटा 0.05 टेस्ला। उसके बाद दिया क्या बोलो, हाँ ओमेगा, ओमेगा कितना है, दैट इज 40 पर सेकेंड, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो कितना लिखेंगे हम लोग 40, ओके। इसका करेंगे हम लोग क्या, मल्टीप्लीकेशन, बोलो बेटा कितना बनेगा 25 फोरजा, सीधा सीधा कर लो, 25 फोरजा 100, 100 के बाद एक काम करो, ये एक जीरो कितना बना 1000 इंटू 10 टू द पावर -4, ये इसके दो जीरो इसको दे दो, कितना बनेगा 5, 5 इंटू 3 तो इंटू कितना बना 15, बराबर है। कुछ बचा है और कुछ भी बचा नहीं है, देन 15 वंजा 15, कितने ही जीरो बचे इसके पास, 3 जीरो इसको दे दो, कितना बनेगा 10 टू द पावर -1, इसका मतलब 1.5, दैट इज ई नॉट, क्या वोल्ट। बात समझ में आई, तो इतना आंसर आएगा इसका, क्लियर हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लैट कॉइल ऑफ 500 टर्न्स each of area 5 into 10 to the power -3 meter square rotates in a uniform magnetic field of 0.15 tesla 14 tesla at an angular speed of 150 radian per second. The coil has a resistance of 5 ohm. The induced EMF is applied to the external resistance. अब देखो कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और ये पूरी कॉइल कौन से इसमें लगाई गई है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, मैंने यहां पे डायग्राम में निकाल के दिया था, बराबर है। वो कितना था, आरएल की वैल्यू दी है कितनी, दैट इज 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा 10 + 5 इज हाउ मच 15 ओम, ये रहा टोटल रेजिस्टेंस पूरे कॉइल का, पूरे सर्किट का, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अप्लाइड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कैलकुलेट द पीक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। अब क्या निकालना है, पीक ईएमएफ जैसे निकाला था वैसे क्या निकालना है, पीक। तो करंट का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, दैट इज पीक करंट इज व्हाट, पीक करंट की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी, दैट इज ई नॉट बाय आर। ओम्स लॉ के हिसाब से वी बाय आर मतलब क्या है, करंट है। वी की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा, पीक वोल्टेज, दैट इज पीक ईएमएफ, ओके। अब पीक ईएमएफ की वैल्यू कितनी रही बोलो, एन ए बी ओमेगा बाय आर, आर टोटल, बराबर। तो एन की वैल्यू कितने टर्न्स है बोलो, फटाफट बोलते चलिए, दैट इज 500, बहुत बढ़िया। उसके बाद एरिया कितना दिया बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी दी है 0.14। उसके बाद ओमेगा इज हाउ मच 150, बराबर है। ओमेगा की वैल्यू कितनी रही 150 रेडियन पर सेकेंड। अब टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना बनेगा, दैट इज 5 + 10। तो मैं डायरेक्ट लिख लू 15, तो बेटा 15 ओम ये आपका रहेगा टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बेटा यहां पे देखो 15 10 जा, बराबर है। उसके बाद इसका 1 0 2 0 और इसका 1 0 दे दो इसको, ये 10 टू द पावर -3 निकल गया, ठीक है। चलो या फिर एक काम करेंगे, इसको रहने दो वैसे, इसके 2 0 इसको दे दो, ये बनेगा 14 बेटा, बराबर है। ये कितना है 5, बराबर है। 5 इंटू 5 25 इंटू 14 करना शुरू कर दो, दैट इज 14 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर -3 और ये कितना है 10, कितना बचा -2, तो कितना रहा आपका ये 15 सॉरी 25 इंटू 10 टू द पावर सॉरी इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -2। आंसर निकालिए, हाँ कितना बना 3, दैट इज 350, पक्का 350 पक्का। 25 मल्टीप्लाइड बाय 14 350 कि 3500 बराबर है, इंटू 10 टू द पावर -2। इसका मतलब कितना बनाइए 3.5 क्या एम्पियर। ये रहा क्या आपका आई नॉट। समझ में आई बात। चलो सुनाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बोलो। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर एज डायमेंशन 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर। उसका डायमेंशन दिया है किसका, रेक्टेंगुलर कॉइल का, जिसकी वजह से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी या फिर L इंटू एच, क्या बनेगा दैट इज 0.2 मीटर और 0.1 मीटर। तो कितना बना बेटा ये 0.02 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। ये आपका मिला एरिया। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका एरिया। उसके बाद द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कॉइल किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जारी होगी और आपका कॉइल इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये अलग चीज है। और आपके मैग्नेटिक फील्ड अंदर जारी, आपकी कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है। बात समझ में आई। मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी और आपका अगर कोई कॉइल, मान के चलो ये हमारा कॉइल है इस तरह से, ये रही एक कॉइल, ये कॉइल या फिर आप सेमी सर्कुलर कॉइल ले लो, अपन ने कंसेप्ट देखा था, याद होगा आपको।
बराबर है। तो आपका एक्सिस कहां पे गया, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अगर ऐसे रोटेट करो, ये कॉइल ऐसे जाएगी अंदर, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है ये कितना हुआ करता था, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर है तो याद होगा आपको, जो भी है हम लोगों ने उस तरह से निकाला। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और आपकी कॉइल कैसे बेटा, इस तरह से है, बराबर, और ये क्या उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपकी कॉइल ऐसे गोल घूम रही है। इस समय का कंसेप्ट जो बनेगा इंड्यूस ईएमएफ का, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आई। तो ये आपको हर बार नहीं बोलेगा कि आपका एसी जनरेटर है या नहीं है, कॉइल अगर गोल घूमेगा तो किस हिसाब से कॉइल गोल घूम रहा है ये आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहा है वो, द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ, क्लियर, एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, परपेंडिकुलर, दिख रहा है क्या। जो मैंने पहला केस दिया था वो कैसा था, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, कौन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज कितना दिया है, 420 आरपीएम। ये क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी दी है बेटा कितनी, 4200 आरपीएम, जिसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, आरपीएस में। वही हमारा यूनिट होगा कौन सा वाला, एसआई वाला। ये रहेगा 4200 डिवाइड बाय कितने से, 60 से, बराबर है, 6 7 42, दैट इज 70 आरपीएस, मतलब ये हर्ट्ज होता है, बराबर। ये आपका क्या रहा, एफ रहा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, दैट इज 2 पाई एफ, बराबर है। ये निकली यहां से। उसके बाद बोलो बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी क्या दिया है, हाँ आरपीएम में, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। मैक्सिमम मतलब क्या हो, ई नॉट होगा, बराबर। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल हैज रोटेट थ्रू एन एंगल हाउ मच, 30 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से कितना रोटेट किया, 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालने को बोला, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब कौन, ई की वैल्यू निकालनी बेटा, बस समझ में आई। तो पहले तो आप लोगों को क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है। ई नॉट का फार्मूला क्या होता है, बोलो फटाक से, ई नॉट इज व्हाट, दैट इज एन ए बी ओमेगा। चलो वैल्यू पुटअप करो, सारे वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी दी थी बेटा, हाँ 2000। एरिया कितना निकाला हम लोगों ने, बोलो हाँ 0 पॉइंट, ये वाला आपने लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है बेटा, बोलो 0.02, बराबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ही क्या है, टेस्ला। उसके बाद हमको दिया है क्या, ओमेगा। ओमेगा हम लोगों ने निकाला कितना है, 2 पाई इंटू एफ। तो ये लिखा मैंने 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी, 70, बराबर है। तो हम लोग इसको 22/7 भी लिख सकते पाई को, बराबर। 3.14 लिखने से बेहतर है हम लोग इसको 22/7 लिखेंगे। तो ये रहा आपका, बोलो ये इसके 2 0 इसको दे दो, ये 2 बनेगा। ये कितना रहा, 20 का 1 0 इसको दे दो, कितना रहा, -1, बराबर। ये अपना है 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, तो ये 8 बना। ये 10 टू द पावर -1 बना, बराबर, इंटू ये फिर से 2 इंटू दैट इज 22/7 इंटू 70, दैट इज 10, बराबर। 10 का 1 0 इसको दे दो, ये बना 10 टू द पावर -1 का बना कितना, कैंसिल हो गया, 8 2 जा, या फिर ऐसे करो 222, हाँ, तो 8 इंटू 44, तो बनाओ कितना बनेगा, कितना बना, 352 वोल्ट। ये रहा आपका ईएमएफ की वैल्यू, बात समझ में आई। अब क्या बचा है, बोलो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कितना, थीटा। तो बेटा E की वैल्यू रही, ई नॉट की वैल्यू कितनी, 352 इंटू कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, दैट इज 1/2, कितना बनेगा, 350/2 इज हाउ मच, कितना, 150, और ये 25 26 176। तो E की वैल्यू बनी 176 वोल्ट। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ रहेगा उस समय जब आपका 30 एंगल से रोटेट करेगा। बात समझ में आई। दिखने में कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है इतना इजी। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड वर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एसी जनरेटर व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आपके सामने ऑप्शन है, बोथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ आर मैक्सिमम, both magnetic flux and EMF are 0, both magnetic flux and EMF are half of their respective maximum values. Magnetic flux is 0, EMF is maximum magnetic flux होगा और EMF 0 होगा। आपको इसमें से बोलना है बेटा। कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपका आंसर निकालना, इसका आंसर बताना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑप्शन में किसका कंपैरिजन पूछा है, फ्लक्स का और EMF का।
फ्लक्स का और ईएमएफ का। ईएमएफ मतलब कौन सी वैल्यू, दैट इज ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम का मतलब होता है कौन, ई की वैल्यू क्या हो, ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो, ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो, तब जाके ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये क्या है, ई मैक्सिमम अचीव कर ली, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। ये मैक्सिमम बनने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1। ये 1 तभी बनेगा बेटा, ई नॉट के साइड में होता कौन है, दैट इज साइन ऑफ थीटा। ये थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 1। और तब 1 बनती है जब थीटा की वैल्यू कितनी पुट करे, 90 पुट करे। बेटा यहां पे अगर हम लोगों ने 90 डिग्री पुटअप किया तब जाके हम लोग बोल सकते E इज इक्वल टू ई नॉट, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है। अब जब ये मैक्सिमम है तो फ्लक्स का फार्मूला होता है बेटा क्या, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। तो थीटा की जगह पे यही अगर एंगल डालेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है, मिनिमम, मतलब मिनिमम मतलब कितना, 0, तब जाके ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम देखो कैसे, ये आपका कॉइल, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, दोनों में एंगल कितना, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रहे। देखो उस समय रोटेशन के समय, उस समय ईएमएफ जो जनरेट बनेगा वो कितनी वैल्यू शो करेगा, 0। और फ्लक्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम। अब कॉइल ऐसे रोटेट हो गया, देखो लिंक कर रहा है क्या कॉइल के साथ, लिंक नहीं कर रहा, एंगल कितना बना 90, कॉस 90, फ्लक्स कितना, लेकिन इस समय जब बनेगा ईएमएफ वो कैसा रहेगा, बराबर है। जो अपन ने क्या देखा, सिनुसाइडल ग्राफ देखा, उस समय जब हम लोगों ने 90 का एंगल डाला तब जाके हमारा क्या मिला, ई की वैल्यू कितनी मिली, ई नॉट के बराबर मिली, बराबर है। ये समझ में आई। इसका मतलब एक अगर मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, और इसका मतलब ये कि क्या बोला है, बोलो, when the plane of armature is perpendicular to the magnetic field, मतलब आपका ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आर्मेचर मतलब ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी ए नॉट और बी नॉट में कितने का एंगल है, 0, तो फ्लक्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, cos 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू, तो ईएमएफ कैसा होगा, ईएमएफ कैसा होगा, 0 होगा, और फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये ऑप्शन कौन दिखाता है, ऑप्शन ई, ई आपका सही आंसर रहेगा। समझ में आई बात। चलो ये एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आप फटाक से आंसर बोल सकते हो। बोलो, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ ए डायनेमो आर्मेचर इज डबल्ड, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी मतलब ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या किए, डबल किए, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम, उसका इंड्यूस ईएमएफ घटेगा बढ़ेगा ये तो भी बताओ, कम से कम डबल होगा, 4 टाइम होगा, या अनचेंज होगा, हाफ होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। बेटा वेलोसिटी अगर बढ़ेगी इसका मतलब फ्लक्स को कट करने का रेट, दैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ई की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है, क्योंकि हमको पता है कि ई की वैल्यू होती है बेटा कौन, दैट इज एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें हम लोगों ने किसको चेंज करवाया बेटा, इस ओमेगा के हिसाब से साइन की वैल्यू भी उस हिसाब से चेंज होगी, उसको छोड़ दो, वो तो सिर्फ अपना क्या दिखाता है, रोटेशन। ये दिखाता है मैग्नीट्यूड, बराबर है। अगर इसका मतलब ये कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, अगर ये मैंने डबल किया तो E की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, बराबर है। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बी, सही आंसर है बी। ठीक है, चलो। A 6-pole generator with fixed field excitation develops an EMF of 100 volt when operating at 1500 RPM। जब 1500 RPM में अगर आपका जनरेटर का कॉइल अगर रोटेट कर रहा हो तो कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है, 100 वोल्ट। एट व्हाट स्पीड मस्ट इट रोटेट टू डेवलप 120 वोल्ट, 120 वोल्ट करने के लिए कितना। तो ये तो आपको क्या निकालना है बेटा, ई और ओमेगा का कंसेप्ट पूछा है। तो मैंने अभी बोला था इसके पहले, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रेशियो निकालेंगे, बराबर है। तो उसने क्या बोला, 120 के लिए कितना, तो 100 के लिए कितना था, 100 के लिए कितना था, 1000, बराबर है। कितना था, 1500, बराबर। अब क्या निकालना आपको, स्पीड निकालनी है। कितनी स्पीड, मान के चलो दैट इज ओमेगा, ये नई वाली दैट इज ओमेगा। ओमेगा के लिए कितना कितना वोल्टेज चाहिए अपने को, 120। पहले का ओमेगा कितना था, अरे पहले का ओमेगा कितना था, एंगुलर स्पीड इज 100, तब उसका वोल्टेज कितना था, 1500। समझ में आया मैंने रेशो कैसे लिखा, सॉरी ये कविता अपना 1500 क्या था, उसका रोटेशन ना, 1500 जब रोटेशन था तो उसका वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट। हमको निकालना क्या है,
ओमेगा निकालना है जब उसका वोल्टेज कितना बने 120। समझ में आई? दैट इज ई डिवाइडेड बाय ओमेगा या फिर ओमेगा डिवाइडेड बाय ई, इस तरह से अपन बनेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो मुझे बताइए ओमेगा इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। 0 से 0 कैंसल, ये 0 से 0 कैंसल, तो बोलो करो बेटा कितना बनेगा ओमेगा की वैल्यू? 150 इंटू 12 करो फटाक से, कितना रहा है ऑप्शन आपके पास? हाँ कितना? 1800, दैट इज 1800 आरपीएम में आंसर आएगा, जिसका आंसर है आपका कौन सा वाला ऑप्शन? बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ेंगे। A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of induced EMF is. बोलो, a wire loop is rotated in magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF is. और ऑप्शन देखिए पर रिवॉल्यूशन में पूछा, मतलब एक रिवॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन कितने बार चेंज होती है? बोलो, एक रिवॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी की एक बार, 4 बार, 2 बार या कितने बार? 6 बार। अरे फ्रीक्वेंसी कितने बार चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन, पोलैरिटी, एक रिवॉल्यूशन में एक बार पॉजिटिव, कितना टाइम होगा बेटा? ठीक है, समझ में आई बात? तो पहले यहां पे था तो एक बार बना पॉजिटिव, एक बार बना नेगेटिव, तो कितना? दैट इज ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। बात समझ में आई? ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? डी आंसर रहेगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B is equals to 10 to the power -2 Tesla, a circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of field B and which forms a diameter of coil. If the coil rotates at 200 rpm, that is 200 by 60 rps, the amplitude of alternating current induced in the coil is. अब एम्पलीट्यूड का मीनिंग होता है बेटा कौन सा? करंट देखो आपका, मैंने ऑलरेडी बोला था करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है? घट रहा है। करंट के दो चीजें आपकी हमेशा चेंज होती रहेगी। वो कौन सी चीज है? उसका डायरेक्शन, और दूसरी चीज क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नीट्यूड में यहां पे अगर करंट इस तरह से हो बेटा, तो ये उसका क्या होता है? सबसे ज्यादा वैल्यू, और इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज I नॉट प्लस, और ये क्या आपका? I नॉट माइनस। और ये सबसे ज्यादा पीक जो करंट होती है इसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, जो हम लोगों ने कहा पे सीखा, ऑसिलेशन में सीखा। बराबर है? तो अपने को क्या निकालना है यहां पे? उसका क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मतलब क्या निकालना है? I नॉट निकालना है। अब I नॉट कैसे निकाला जाएगा? E नॉट बाय R। तो सारी चीजें आपके सामने रखी गई है। अरे हाँ या ना? तो सारी चीजें रखी है, तो इसका मतलब ये कि आपको लोग उसका क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालिए सारी चीजें। देखिए क्या क्या दी है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड दी है, इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल के दिया था I नॉट, और इसका निकाल के बताइए कैसे निकालोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए निकालने के लिए। चलो देखो, आया आंसर? नहीं आया? 4 लोगों का आंसर आया सिर्फ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? सिंगल कॉइल कुछ दिया नहीं है, मतलब टर्न्स है कितना? 1। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 10 to the power -2 टेस्ला। एरिया दिया बेटा कितना? सर्कुलर कॉइल दैट इज पाई R स्क्वायर, पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दिया दैट इज पाई स्क्वायर ओहम। फ्रीक्वेंसी दी है 200 आरपीएम, मतलब 200 डिवाइड बाय 60। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? बोलो दैट इज ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई f। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 पाई, f की वैल्यू रही कितनी? दैट इज 0 0 कैंसल, तो दैट इज 20/6। बराबर है? इतना मैं पाई के फॉर्म में रख देता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे दिख रहा है मैंने आगे जाके r डिवाइड करना है, तो r के पास है पाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं जाके वो कैंसिल हो सकता है। इतना तो मेरे को अंदाजा आ गया है। तो इस हिसाब से मैं लिखता हूं कौन सा फॉर्मूला? दैट इज I नॉट इज इक्वल टू, I नॉट इज व्हाट? दैट इज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब उसका क्या है? एम्पलीट्यूड। तो I नॉट की वैल्यू रही, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R। तो E नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? NAB ओमेगा बाय R। N की वैल्यू 1, एरिया कितना? दैट इज पाई इंटू 0.3 इंटू 0.3 R स्क्वायर मतलब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B दिया है 10 to the power -2। ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी? 2 पाई इंटू 20/6। बराबर है? तो बाय 6 में नीचे लिखता हूं, ये रहा 6 इंटू, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी? पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई। पाई से पाई कैंसल, ये पाई से ये पाई कैंसल। ठीक है, बोलो। उसके बाद 2 3 बराबर। उसके बाद 1 0 इसका दे दो, इसको कितना बना? 3।
ये 3 और ये 3 कैंसल, ये 0 कैंसल, बराबर। देन 0.3 इंटू 2 इज हाउ मच? 0.6। तो ये रहा 0.6 इंटू 10 टू द पावर -2, ये बचा हुआ, बराबर है। उसके बाद में अगर 6 लिखता हूं, ऑप्शन बेस आपको क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से इसको डेवलप करो, इंटू 10 टू द पावर -3 बना। कौन बना? ये I0। इसका मतलब ये एम्पियर में आंसर आया, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया है क्या? मिली में। तो I0 की वैल्यू रही 6 मिली एम्पियर। समझ में आई बात? तो आपको कैलकुलेशन करना भी एक कला है, एक आर्ट है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, हर बार याद रखना, बराबर जहां जहां पे दिखे वहां पे कैंसिल करते चलो, पॉइंट को एडजस्ट करते चलो। यही तरीका होगा आपका फास्टेस्ट, क्या बोलते उसको, आंसर निकालने का। ठीक है, चलो आगे। AIEEE 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते कितना भारी है। इन एन AC जनरेटर कॉइल विथ n टर्न्स ऑल ऑफ द सेम एरिया A and total resistance R rotate with the frequency omega in a magnetic field B, the maximum value of EMF generated in the coil। ये भी कुछ क्वेश्चन है बेटा। मैक्सिमम EMF मतलब क्या है? दैट इज E0। E0 की वैल्यू क्या रहेगी? NAB ओमेगा। इसका मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन A, बराबर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड A is rotating about its diagonal with angular velocity omega in a perpendicular magnetic field B bar. It has 10 turns। कितने टर्न्स है? 10 टर्न्स। द EMF इंड्यूस इज, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है इस तरह से, ठीक, और हमारे कॉइल इस तरह से, ये वाली, कितने टर्न्स है इसके पास? 10 टर्न्स। और यहां से एक्सिस पास हो रहा है, देखो कुछ इस तरह से गोल घूम रहा है। साइड कितने बेटा? A। समझ में आई बात? तो क्या निकालना आपको? EMF इंड्यूस इन अ कॉइल निकालनी है। अब मुझे बताइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है? बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रही होगी तो उसके अलॉन्ग में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके साथ परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर है। मतलब वही कंसेप्ट आया, कौन सा? AC जनरेटर वाला। अगर इसके साथ अगर होता तो बात अलग होती। इसका मतलब यह कि अभी आपकी कॉइल ऐसी गोल घूम रही है, बराबर है। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम लोग AC जनरेटर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे यहां पे। तो ये चेकआउट करते चलिए कि जब भी कॉइल रोटेशन की बात करे तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो बोलो। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। बेटा E0 की वैल्यू कितनी? दैट इज NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो जो जो चीजें आपके दिए हैं यहां पे वो चीजें डालते चलिए। क्या दिया बेटा यहां पे बोलो? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना देखो? 10 दिया है। एरिया क्या होता है बेटा इसका? A इंटू ए, दैट इज A स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ दिया है क्या? नहीं है। ओमेगा की वैल्यू कुछ दी है क्या? ऑप्शन में देखो ओमेगा दिया है क्या ऑप्शन में? चलो ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बना आपका कौन सा ऑप्शन? कौन सा दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ चलो 10 ओमेगा, ठीक है, 10 B A स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। इससे कि अपन और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उतना ही डेटा दिया है। ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन को देख के आपको उसको मॉडिफाई करना था, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, इस तरह से।